नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको परिचय करवाने जा रहे हैं संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा का जो मेरा यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, यह विभिन्न स्तर पर विद्यार्थी गण जिनको समस्याएं आती हैं संस्कृत के अंदर, चाहे वो छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हों या कमीशन की तैयारी कर रहे हों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उनको भी कई सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। हर एपिसोड में आपको संस्कृत की बारीकियों की जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर समीर कुमार। मैंने संस्कृत विषय में ही अपनी पीएचडी की उपाधि हासिल की है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ संस्कृत की शुरुआत जहाँ से होती है, और सबसे पहले उससे मैं आपको परिचय करवाता हूँ। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी भाषा की शुरुआत उसके अल्फाबेट से होती है, यानी उसके लेटर से, यानी वर्ण से होती है। तो संस्कृत भाषा की शुरुआत भी हम वर्ण से करते हैं, यानी अल्फाबेट से करते हैं। सबसे पहले वर्ण की जानकारी लेते हैं दोस्तों। वर्ण यानी अल्फाबेट। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर भाषा में जो अल्फाबेट होते हैं वह उसका स्वरूप सबसे छोटा होता है, यानी वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण को हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? इक्वल टू वर्ण। तो वर्ण को हम लोग समझ गए, वर्ण यानी अल्फाबेट। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और किसी भी भाषा को तैयार होने में छोटी से छोटी कहानियां या कविताएं जो बनती हैं वो विभिन्न प्रकार के वर्ण का संगठित रूप ही होती है। तो विभिन्न प्रकार के, यानी कई प्रकार के वर्ण मिलकर के सबसे पहले वर्ण अक्षर में परिवर्तित होता है, फिर अक्षर शब्द में, फिर शब्द वाक्य में, और इस प्रकार से वाक्य अनुच्छेद में, और अनुच्छेद मिलकर के, कई सारे अनुच्छेद मिलकर के कविताएं और कहानियां बनती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण को समझते हैं। तो वर्ण को समझने के लिए हमने बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी लैंग्वेज, सबसे छोटा अंश जो होगा वही वर्ण कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सबसे छोटा हो गया तो अब उसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी अब वह विखंडित नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे को विखंडित नहीं किया जा सकता है। तो जब कोई अल्फाबेट विखंडित न हो तो समझ लेना चाहिए कि वह क्या है, वह वर्ण है। उदाहरण के तौर पर मैं बताने जा रहा हूं। उदाहरण जैसे मान लिया अ। अ क्या है? एक वर्ण है। क्यों? क्योंकि यह छोटा है। अब अ में अ से छोटा आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। आधा अ का कोई कंसेप्ट है नहीं, आधा अ होता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया, यानी यह वर्ण हो गया। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि क के नीचे हलंत डाला गया, यानी कि यह आधा है। हलंत जैसे ही किसी वर्ण में पड़ जाता है, किसी व्यंजन वर्ण में, तो वह आधा हो जाता है। तो यह भी क्या है? सबसे छोटा है, क्योंकि आधा क से छोटा क में कुछ भी नहीं होता है। क्वार्टर क की परिकल्पना लैंग्वेज में नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वर्ण ये सब होते हैं, अ, क,
ई, ये सब क्या है? वर्ण है। तो वर्ण का स्वरूप मैं जहां तक समझता हूं दोस्तों, आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ण होता क्या है। अब आते हैं वर्ण के भेदों पर, यानी कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमने सबसे पहले क्या जाना दोस्तों? वर्ण होता क्या है। अब जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के 3 प्रकार हैं। संस्कृत के अंदर वर्ण के 3 प्रकार हैं। पहला वर्ण होता है स्वर वर्ण, दूसरा वर्ण होता है व्यंजन वर्ण, और तीसरा होता है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं, यानी संस्कृत भाषा के अंदर आपको 3 प्रकार के वर्ण दिखाई देंगे। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। अब इसको छोटी सी कहानी से हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द जो कहानियां होती हैं उन्हीं से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम मान लेते हैं कि वर्ण पिता है और उसके 3 बेटे हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। 3 बेटे हैं। तो 3 बेटे में सबसे बड़ा बेटा है स्वर, फिर बीच वाला बेटा है व्यंजन और सबसे छोटा बेटा है अयोगवाह। तो अब जमाने का कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। किसी भी परिवार में आप देखते होंगे जो बड़ा भाई होता है वह चूंकि बड़ा है तो वो थोड़ी मनमानी करता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, वह टोका टाकी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसा आमतौर पर समाज में भी देखा जाता है। तो उसी प्रकार से स्वर का भी कंसेप्ट है। स्वर का कंसेप्ट क्या है? क्योंकि यह बड़ा भाई है तो इसको टोका टाकी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। यह अपनी मर्जी से काम करेगा, स्वतंत्र रूप से काम करेगा। इसीलिए स्वर को परिभाषित किया गया जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के हो, बिना किसी की सहायता के हो। जैसे अब पहले ही कह दिया कि यह बड़ा भाई है, इसको टोका टाकी पसंद नहीं है, तो यह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। यह किसी को अपना सहारा नहीं बनाएगा या न किसी का सहारा यह लेगा। जिसका उच्चारण बिना किसी उच्चारण मतलब जिसको बोलने के लिए, तो बोलने के लिए किसी की सहायता न लेनी पड़े, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इत्यादि इत्यादि। अब आप देख सकते हैं कि अ एक स्वर है, तो जब अ बोलते हैं तो सिर्फ अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है और कोई वर्ण इसके सामने नहीं आता। उसी प्रकार से आ बोलते हैं तो केवल आ की ध्वनि सुनाई पड़ती है और कोई दूसरा वर्ण इसके सामने नहीं आता। ई बोलते हैं तो आप बोल करके देख लीजिए, केवल ई की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इस प्रकार से जितने भी स्वर वर्ण हैं उसका उच्चारण करने के लिए जब उच्चारण इसका करते हैं तो और किसी वर्ण की कोई बाधा नहीं आती है, कोई वर्ण इसका सपोर्ट नहीं करता है, इसका कोई भी सहारा नहीं बनता है। तो यह है स्वर वर्ण। अब आते हैं दोस्तों, स्वर के बाद दूसरा हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के साथ क्या कंडीशन है? चूंकि यह महिला भाई है, बीच वाला भाई है, तो अब ऐसे सामाजिक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि मान लिया इसको कहीं जाना है घूमने के लिए, कहीं बाजार जाना है, बिना मर्जी के चला गया। जब उधर से आया तो बड़ा भाई दरवाजे पर खड़ा मिला।
बड़े भाई ने पूछा कि कहाँ गया था? बोला बाजार गया था। किससे पूछ कर गया था? तो जवाब नहीं, दे तमाचा। ऐसा होता है समाज में कि बड़ा भाई जो है थोड़ा रोब दिखाता है। तो व्यंजन के साथ भी वही कंडीशन है कि यह जब भी कोई काम करेगा तो बड़े भाई के परमिशन से ही करेगा। यानी बड़े भाई की जब तक आज्ञा न मिले, जब तक सहारा न मिले, जब तक सपोर्ट नहीं मिले, तब तक व्यंजन का काम नहीं हो सकता है। इसीलिए व्यंजन को परिभाषित किया गया कि जिसका उच्चारण यानी बोलना, उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे मान लिया हो गया क, ख, ग इत्यादि, क, ख, ग इत्यादि। अब आप देखिए दोस्तों, क बोल करके देखिए, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, लिखा हुआ आधा क है लेकिन आधा क आप बोल नहीं सकते। जब भी बोलने की कोशिश करेंगे तो बड़ा भाई सामने उपस्थित हो जाएगा पीछे से। क बोलते हैं तो आप लाख प्रयास करें, लाख प्रयत्न करें, कितना भी जीभ पकड़ करके कोशिश करें, लेकिन क बोलेंगे तो अ की ध्वनि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यही है व्यंजन कि न चाहते हुए भी स्वर उसके साथ हमेशा रहेगा। यानी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर को वैशाखी बनाना पड़ेगा। व्यंजन जब भी कोई काम करेगा तो उसके वैशाखी के रूप में, उसकी सहायता के रूप में स्वर मौजूद रहेगा। स्वर के परमिशन के बिना यह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह व्यंजन का कंसेप्ट है। तो व्यंजन भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, हो सकता है। मैं जहां तक समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। स्वर वर्ण कौन है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन वर्ण कौन होता है? जिसको उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर की जरूरत लेनी, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो यह है व्यंजन का कंसेप्ट। अब आते हैं तीसरे भाई पर। तीसरा भाई जो है अयोगवाह। इसके साथ भी सेम कंडीशन है व्यंजन वाला कि यह भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। जब भी किसकी मर्जी चलेगी? बड़े भाई की। यानी बड़े भाई का परमिशन इसको भी लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है कि यह लिखावट वाला वर्ण नहीं है। यानी यह जैसे अ आ इ लिखते हैं, जैसे क ख ग घ लिखते हैं, वैसा वर्ण नहीं है। अयोगवाह क्या है? सांकेतिक वर्ण है। इसको कहते हैं सांकेतिक वर्ण। सांकेतिक वर्ण। और सांकेतिक वर्ण क्यों कहते हैं? सभी लोग बचपन में मैथमेटिक्स पढ़े हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है? लिखते हैं प्लस माइनस परसेंटेज भागा, इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप देखते होंगे ये सब सांकेतिक है। जितने भी ये हैं वो सांकेतिक हैं, सांकेतिक अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि प्लस में या जोड़ में कहीं भी हिंदी का ना जौ दिखाई देगा, न प्लस का पी दिखाई देगा। माइनस में न एम दिखाई देगा, न घटाओ का घ दिखाई देगा। तो ये सब क्या है? संकेत है। उसी प्रकार से संस्कृत के अंदर भी अयोगवाह जो है वो सांकेतिक वर्ण है, या कोई लिखावट वाला वर्ण नहीं है। तो कैसा संकेत? तो अनुस्वार और विसर्ग, ये दो जो हैं वो सांकेतिक वर्ण है। पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार ये होता है और विसर्ग ये होता है। तो अब अनुस्वार विसर्ग को आप देखिए, अकेला उच्चारण करके देखिए, इसका उच्चारण करके देखिए, हो ही नहीं सकता। अनुस्वार बोलेंगे तो अ कहीं है ही नहीं, न कहीं है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका स्वतंत्र उच्चारण, अकेला उच्चारण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये दो बिंदु हैं जिसको विसर्ग कहते हैं, ऊपर नीचे।
तो विसर्ग का भी उच्चारण अकेला नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई वर्ण लगाएंगे, जैसे अ लगा दिया तो अब उच्चारण हो गया, अंग के रूप में पढ़ा गया। या क में कंग लगाएंगे तो क्या स्थिति होगी, क प्लस अ तब बिंदु। तो स्थिति क्या बनती है, स्वर की ही अल्टीमेटली सहायता लेनी पड़ रही है। उसी प्रकार से इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, विसर्ग का। जैसे हमने लिख दिया स, अब ये इस विसर्ग का उच्चारण हो गया, वर्ण सामने आया तो उच्चारण हो गया। अब स में क्या स्थिति है, आधा स प्लस में अ प्लस में विसर्ग। फिर से आप देख रहे होंगे किसका साथ मिला, स्वर का। तो किसी भी परिस्थिति में अयोगवाह का भी उच्चारण करने के लिए स्वर की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो कंडीशन क्या हो गया दोस्तों, 3 प्रकार के वर्ण हुए, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर अपनी मर्जी से चलेगा, व्यंजन स्वर की मर्जी से चलेगा और अयोगवाह भी स्वर की मर्जी से चलेगा। तो ये है वर्ण का कंसेप्ट। अब आते हैं कि पूरी संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और अयोगवाह कितने हैं। तो अयोगवाह के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको, 2 अनुस्वार और विसर्ग। अब पूरा कंसेप्ट हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि वर्ण होता क्या है और कितने होते हैं। और स्वर में देख लीजिए, स्वर वर्ण आप लिखते भी चलें, कॉपी कलम निकाल लें तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, छोटी री, बड़ी री और एक री। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी संस्कृत वर्णमाला में टोटल 13 स्वर होते हैं। कोई भी पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है 13। तो ये 13 स्वर वर्ण आपको लिख दिया गया, आप नोट कर लें। अब आता है इसके बाद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या आपको बता दूं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, क वर्ग। वर्ग से आप समझ गए होंगे, जब हिंदी वर्णमाला आपने कभी पढ़ी होगी या देखी होगी तो आपने देखा होगा क वर्ग यानी उस वर्ग का पहला लेटर है, क वर्ग का पहला लेटर क है, इसीलिए उसको क वर्ग बोलते हैं। तो उस वर्ग में एक लाइन में कौन कौन सा आता है, क ख ग घ अंग, यानी 5, क ख ग घ अंग 5 हो गए। फिर उसी तरीके से च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5, प वर्ग 5। और इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, क ख ग घ अंग क वर्ग, च छ ज झ य च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग और प फ ब भ म प वर्ग। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। प्लस में ये 8 जो है, य र ल व 4, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये 4, तो 25 प्लस 4 प्लस 4, 25 4 29 और 4 33, यानी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 वर्ण। ये 33 क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया
कि संस्कृत वर्णमाला में 33 जो है वो व्यंजन वर्ण है। स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 33। और अयोगवाह के बारे में अभी मैंने तुरंत आपको बताया है। अयोगवाह, अयोगवाह, अनुस्वार, ब्रैकेट में लिख देता हूं, अनुस्वार और विसर्ग। ये कितने होते हैं? दो। दो कौन से हो गए? अयोगवाह। तो अब टोटल को काउंट कर लेते हैं। अयोगवाह को देख लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग 2 सांकेतिक वर्ण हो गए। अब टोटल को अगर हम काउंट करेंगे तो स्वर की संख्या है 13, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और प्लस 2 अयोगवाह। कितना हो गया? 13, 33, 46 और 2 48। यानी पूरी संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला, यानी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर, यानी संस्कृत वर्णमाला के अंदर कितने टोटल वर्ण हैं? 48। यानी संस्कृत में कुल 48 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वर्ण का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरे एपिसोड में मैं इसके आगे और चर्चा करूंगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी जितने भी वर्ण हैं, ये 48 वर्ण, उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी किस किस जगह से इसका उच्चारण होता है। तो प्रत्येक एपिसोड में आपको नई नई जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप केवल साथ बनाए रखें। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और यथासंभव अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दें। तब तक अपने मित्र डॉक्टर समीर कुमार को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत